नगरीय निकायों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यही वो संस्थाएं हैं जो जनता की मूलभूत जरूरतों से सीधे जुड़ी होती हैं। सड़क, पानी, सफाई और स्थानीय विकास के फैसले इन्हीं के जरिए लिए जाते हैं। ऐसे में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जनता और प्रशासन के बीच की सबसे अहम कड़ी साबित होता है। इन्हीं चुनावों से तय होता है कि शहर और कस्बों में विकास की गाड़ी किस रफ्तार से चलेगी। सड़क, पानी, बिजली, सफाई और स्थानीय जरूरतों से जुड़े फैसले इन्हीं निकायों के जरिए लिए जाते हैं। यही वजह है कि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता की आकांक्षाओं और समस्याओं से जुड़ा होता है। अब मोहन सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए इन चुनावों को एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का रास्ता साफ कर दिया है। यानी जनता को अपने नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष को चुनने का सीधा अधिकार मिलेगा। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस व्यवस्था के जरिए चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। हालांकि सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जनप्रतिनिधि की जवाबदेही भी बढ़ जाएगी। कमलनाथ सरकार का फैसला पलटेगी डॉक्टर मोहन सरकार। नगर पालिका परिषद अध्यक्षों का चुनाव होगा प्रत्यक्ष। अब सीधे जनता चुनेगी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। अध्यादेश लाकर लागू करेगी नई व्यवस्था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आएगा बिल। 2018 में कमलनाथ सरकार ने बदल दिया था नियम। नगर पालिका परिषद में अप्रत्यक्ष प्रणाली कर दी थी लागू। पार्षदों के जरिए होने लगा था अध्यक्षों का चुनाव। पार्षदों की खरीद फरोख्त और धन बल के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश। अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की न्यूनतम अवधि भी बढ़ाई गई। अब 4.5 साल बाद ही लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव। पिछली सरकार में एक निर्णय हुआ था, नगर पालिका और नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के और नगर पंचायतों के चुनाव इनडायरेक्ट हो। उससे काफ़ी अराजकता की स्थिति होती है। अध्यक्ष को ब्लैकमेल करते हैं, आर्थिक लेन देन भी होता है, परिषद स्थिर रहे, अध्यक्ष स्थिर रहे, इसको लेकर एक अराजकता का स्थिति रहती है हमेशा। क्यों ना वहाँ पर स्थिरता हो, तो आने वाले समय में तो हम चुनाव डायरेक्ट कराएंगे ही। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इस फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को डायरेक्ट चुनाव से वोट मैनेज करने में आसानी होती है और यही वजह है कि पार्टी ने ये फैसला लिया है। बीजेपी मनमर्जी के फैसले ले रही है। ऐसे उसे सहकारिता और मंडी की तरह नगर पालिका का चुनाव भी बंद करा देना चाहिए। सब सरकारें अपने अपने हिसाब से निर्णय करती हैं। इस सरकार ने ये निर्णय लिया है। वोट चोरी करने में आसानी होती है, वो काम वो ज्यादा करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मंशा बहुत खराब है। मनमर्जी के वो वार्ड बनाएंगे, मनमर्जी से वो चुनाव कराएंगे। चुनाव करवाना बंद कर दो। जब सहकारिता में बंद कर रखा है, जब मंडी चुनाव बंद कर रखा है, तो नगर पालिका में बंद कर दो। बहरहाल मोहन सरकार का दावा है कि इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का सीधा अधिकार मिलेगा। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि बीजेपी इस बदलाव को चुनावी फायदे के लिए कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नए समीकरण बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। डिबेट आज होगी जनता ही जनार्दन। तो जनता तो खैर जनार्दन हमेशा से रही है, लेकिन मोहन सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और सरकार का कहना है कि वो पिछली कमलनाथ सरकार का फैसला पलटेगी। यानी निकाय के जो अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, अब सीधे जनता चुनेगी। अभी तक अप्रत्यक्ष चुनाव होता था इन अध्यक्षों का, यानी पहले पार्षद चुने जाते थे और अब वो पार्षद मिलके अध्यक्ष चुन लेते थे। कई सारी विसंगतियां इस मामले में देखने को मिली थी, लेकिन अब ये होगा कि अब चुनाव परिषद अध्यक्ष का भी होगा और पार्षद का भी होगा और नगर पालिका अध्यक्ष का भी होगा और पार्षदों का भी होगा। मतलब डायरेक्ट जनता जो है अपना अध्यक्ष चुनेगी। हालांकि इससे वैसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सरकार जो भी आती अपने हिसाब से ये फैसले ले लेती है, जहाँ उसे सुविधा होती है, जहाँ उसको लगता है कि
हम आसानी से अपने अध्यक्ष बना सकते हैं, वैसे वहाँ फैसले लिए जाते हैं। कई बारों से ये कई दफ़ा हमने देखा ये चुनाव का खेल हमेशा होता रहा है, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष। जैसे पहले कॉलेज के चुनाव डायरेक्ट होते थे, फिर इनडायरेक्ट होने लग गए, वैसे फिर नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट होने लगे। लेकिन एक बात इसमें ये ज़रूर है कि ये तर्कसंगत नज़र नहीं आता था कि आप एक मोहल्ले से चुने जाएं और पूरे शहर के मालिक बन बैठें, यानी आप पार्षद के लिए चुने जाएं और मालूम पड़ा कि आप अध्यक्ष बन गए वहाँ, क्योंकि आपके पार्षदों का बहुमत वहाँ था। तो होना डायरेक्ट ही चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष भी जनता चुने, नगर परिषद अध्यक्ष भी जनता चुने। बहरहाल अब ये सरकार अध्यादेश लाकर इसको नए सिरे से लागू करेगी, तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कमलनाथ सरकार का फैसला पलटने के क्या हैं मायने? जनता को कितनी ताकत देगा मोहन सरकार का ये फैसला? प्रत्यक्ष चुनाव से कितनी आएगी पारदर्शिता? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर चुनावी गणित साधने के आरोप? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, राजन सिंह जी। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज हमारे साथ हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अच्छा राजन सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सरकार ये पुरानी कमलनाथ सरकार का फैसला पलटने जा रही है, ऐसा आप बार बार और जोर देकर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव पहले भी होते थे, फिर अब प्रत्यक्ष होने लग गए, अब फिर आप प्रत्यक्ष चुनाव कराने जा रहे हैं। तो एक तो इससे क्या लाभ होने वाला है, और अब इसमें और कुछ नया करने जा रहे हैं तो वो भी बताइए। योगी भाई, सबसे पहले तो आपको, राज भाई को, कन्हैया जी को, तमाम जो आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शक हैं, उन सभी को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बधाई भी जी। अब आपने जो विषय रखा है कि पहले भी था और अब ये कहा जा रहा है कमलनाथ सरकार का फैसला पलटा जा रहा है। दरअसल पहले होते थे, कमलनाथ जी ने सरकार आई, उनका नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। अब चूंकि डायरेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक मीडिया की भाषा भी कह सकते हैं, आम जन की भाषा भी कह सकते हैं कि जो कमलनाथ सरकार में जो एक निर्णय लिया गया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे नगरीय निकाय के, तो उनको पलट के डायरेक्ट इलेक्शन किया जाए जी। अब जहां तक इसके लाभ और हानि की बात है, तो मूलतः इसके पीछे जो भावना है कि जैसा कि आप भी कह रहे थे और अन्य विद्वान लोगों का भी ये कई बार मत आया है कि एक शहर का, अगर कोई हमारे शहर का प्रथम नागरिक हम चुन रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष चुन रहे हैं या महापौर चुन रहे हैं, तो कम से कम वो उस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के लिए चिंतित रहे। अब सामान्य तौर पर ये विसंगति आती है, आपने भी देखी होगी कि जो पार्षद बन गया है वही अध्यक्ष बन रहा है, तो वो उसका ध्यान उस क्षेत्रीय विशेष पर, जहां से वो पार्षद चुना जाता है, उस पर ज्यादा रहता है, बाकी शहर के प्रति शायद कम रहता हो। कई जगह हमने ये विसंगति भी देखी है। दूसरी चीज, जब वो डिपेंड हो जाता है पूरे तरीके से पार्षदों के ऊपर, तो कई जगह ये देखने में आया इनडायरेक्ट इलेक्शन के दौरान, कई उदाहरण भी हैं कि एक जगह हमारे पास की एक नगर परिषद थी, वहां पर कांग्रेस और भाजपा के पार्षद बराबर आए, सिर्फ निर्दलीय एक आए। अब उसने कह दिया मुझे ही अध्यक्ष बनना है तो कहीं ना कहीं उसको अध्यक्ष बनाना पड़ा। जिस पार्टी को उपाध्यक्ष चुनना था उसने उनको अध्यक्ष चुना। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जनता जिसको अध्यक्ष के रूप में योग्य मानकर चुनती है। तो डायरेक्ट इलेक्शन में ये फायदा जरूर है कि सारी, अगर नगरीय निकाय की बात करें, नगर पालिका की बात करें, तो 1-1.5 लाख वोटर जो रहता है वो तय करता है कि हमारे शहर का विकास करने के लिए हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा। अब आप स्वयं सोचिए कि एक 2-3 हजार वोटर जिसको चुनती है, और अगर एजेंडे के रूप में पॉलिटिकल, इसमें बिल्कुल अगर हम राजनीतिक रूप से हटके बात करें तो ये रहता है कि पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जिसने अपने व्यक्ति का चुनाव कर लिया कि इसको हमने दे दिया है अध्यक्ष पद के लिए, तो वो बाकी पार्षद मिलके उसको चुन के जिता देंगे, वो अध्यक्ष बन जाएगा।
ठीक बात। पर कहीं ना कहीं ये आप भी मानते होंगे और मेरे कांग्रेसी मित्र भी मानेंगे कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है तो उसमें जो एक नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति सामने आता है और जो नेतृत्व उभर के आता है ठीक है। और जो विकास के प्रति जो उसकी सुचेता रहेगी, वो पूरे शहर के प्रति जवाबदारी के साथ जो काम कर सकता है। ये ठीक। मेरा व्यक्तिगत मत है कि ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन में, नगरीय निकाय में डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जनता की वोट की ताकत का सही मूल्यांकन डायरेक्ट इलेक्शन में हो सकता है। ठीक बात। राहुल जी, आप जैसा कि राजेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि डायरेक्ट आते हैं तो एक तो उसको ये बात सही है कि शहर की जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व का एक भाव उसके मन में भी रहता है कि मैं शहर के लोगों से चुना गया हूँ, मैं किसी एक छोटे पार्षद या मोहल्ले से नहीं चुना गया। तो एक तो ये बात हुई, इस पे आप रखिए। दूसरी बात ये है कि क्या आपके समय में जो इनडायरेक्ट होते थे तो हो सकता है पार्षदों को मैनेज करने में, चूंकि 5, 7, 8, 10, 12, 15 पार्षद होते थे, अध्यक्ष के लिए चुनाव में उनको मैनेज करने में थोड़ी आसानी होती थी, ऐसा था क्या? देखिए योगराज जी, भाजपा जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनावों में बदलाव करती है। अब जब उन्हें लग रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा तेजी से उठ रहा है और जनता जो है उनके कम पार्षद चुन के आएंगे, उन्हें जनमत नहीं मिलने वाला है, और जो नगरीय निकाय की वो बात कर रहे हैं, आपने देखा बरसात में किस तरह खस्ताहाल सड़कें हैं। नगर निकाय, नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है। बहरहाल इन्हें सहूलियत जैसी भी ठीक लगती हो, इसके हिसाब से काम करते हैं। कभी 2014 में शिवराज सिंह जी को लगा कि बदलाव करना चाहिए, वो आगे आ गए। अब मोहन यादव जी को बदलाव करना चाहिए, वो आगे आ गए। लेकिन सवाल ये उठता है योगीराज जी, चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव करने से ये अपनी ही जो व्यवस्थाएं हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब मैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मान्यवर जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी तकनीकी खराबी के चलते मैं देख नहीं पा रहा हूं उन्हें, लेकिन मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि हमने बरसात में देखा कि आपके नगरीय निकाय की बात करूं तो विदिशा पास में ही एक नगरीय निकाय है, उसमें घुटनों से लेके गले गले पानी भर जाए ऐसी व्यवस्था है, वहां आपकी नगर पालिका है। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कराने से क्या बदलाव आ जाएगा? क्या विदिशा के हालात सुधर जाएंगे जो इतने वर्षों में नहीं सुधरे हैं? उस पर उन्हें बताना चाहिए। नहीं, डायरेक्ट चले जाओ, गड्ढे पार करके डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, ऐसा क्या? मेरा पूछने का मतलब है योगीराज जी, भोपाल में हम बैठे हैं, भोपाल में नगर निगम है, सीधे महापौर जनता चुनती है, इनकी भारतीय जनता पार्टी की महापौर है। सड़कों के गड्ढे देखे, धस गई सड़कें, वहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या फर्क पड़ जाएगा? कुल मिला के बात यह है कि जनता को शुद्ध पेयजल मिले, जो शहर की सड़कें हैं वो। पर राहुल जी, ये सवाल तो आपके सामने भी उठा था 2018 में, आपने भी जो बदला था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप 2018 की बात कर रहे हैं, 2014 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं 14, 18, मैं आपसे ये कह रहा हूँ योगीराज जी कि 25 इनकी सहूलियत के हिसाब से ये कोई भी चीज करो, हम नहीं, मैं तो उस लॉजिक की बात कर रहा हूँ जो आपने दिया। करें। वाजिब बात यह है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कमलनाथ जी ने अपनी सरकार के टाइम पे किया और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और व्यवस्थाएं उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में किए, क्या ये व्यवस्था मोहन यादव कर रहे हैं? क्या अभी उन्होंने एक पुल का उद्घाटन करा जबलपुर में, क्या बोला नितिन गडकरी जी ने कि कमलनाथ जी ने प्रस्ताव भेजा था। तो एक विजनरी व्यक्ति की बात है, अब आप उसको इस तरह से प्रस्तुत करो कि उनका फैसला बदलने जा रहे हैं। मेरा उनसे कहना साफ है, जनता को जो सुविधाएं नगरीय निकाय में मिलनी चाहिए, छोटी मोटी एजेंसी नहीं होती है, जनता से सीधी जुड़ी हुई एजेंसी है। सड़क, बिजली, पानी, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है शहर की, वो नगरीय निकाय में जाती हैं। और मैं इनसे एक और बात कहता हूँ, जो जॉब कार्ड बनता है लेबर का, उसकी व्यवस्थाएं तक वहां से जो बटने होती है, सुविधाएं वो वहां मिलती हैं। तो ये सारी व्यवस्था जनता से जुड़ी हुई है, जिसमें आप पूरी तरह विफल हैं। लेकिन उसको बताने के और दुरुस्त करने के तरीके तो नहीं ढूंढ रहे हैं। अब हम साहब इसको बदलाव कर देंगे, कभी नाम बदलो, कभी सड़क का नाम बदलो, कभी स्टेशन का नाम बदलो, कभी चुनाव प्रणाली बदलो। इन सब के इतर जनता से जुड़ा मुद्दा यह है कि भोपाल में ड्रग्स पकड़ा रहा है, भोपाल में अवैध कारोबार चल रहा है, बच्चियों की एक मिनट जरा कन्हैया जी से किस प्रकार छपा है। ठीक है जी, एक कमेंट लेता हूं मैं कन्हैया जी से। कन्हैया जी, क्या फर्क पड़ेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट? ये क्या मसला है, ये क्यों उलझन तलब स्थिति बनती है हमेशा? देखिए योगीराज जी, ये जो सरकार निर्णय करने जा रही है तो इससे फर्क दोनों को पड़ेगा, भाजपा को भी पड़ेगा, कांग्रेस को पड़ेगा जी। हम सभी जानते हैं कि प्रदेश में जो है वो अर्बन एरिया, जो शहरी क्षेत्र है, उसमें जो बीजेपी है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग स्टेटस में है। सही। जब वोटिंग की बात आती है, चाहे वो विधानसभा की बात आए, चाहे लोकसभा की बात आए, चाहे नगरीय निकाय की बात आए, तो हमने देखा कि अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में जो है बीजेपी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है।
तो ये यदि डायरेक्ट वोटिंग होती है तो ये बहुत अच्छी संभावना है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट जो है इलेक्ट होकर के जो है अध्यक्ष बने, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो। जी। कांग्रेस ने ये जो निर्णय 2018 में इसलिए किया था ताकि उनको डायरेक्ट में शायद थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल जा रही थी अपने ज़्यादा लोगों को इलेक्ट करने में, इसलिए उन्होंने ये थोड़ा सा मतलब एक आसान रास्ता अपनाने की कोशिश की और फिर उन्होंने उस समय जो है विधेयक ला करके फिर उसको व्यवस्था को बदल दिया था ताकि जैसे भी हो, मतलब चूंकि वहां पे अब पार्षद है, चाहे वो नगर परिषद है तो नगर परिषद में 15-20 के आसपास जो है पार्षद होंगे, थोड़े नगर पालिका है तो उसमें थोड़े से ज्यादा होंगे। तो यदि मान लीजिए वहां पे नेक टू नेक मामला रहता है तो वहां पे गुणा भाग करके या जोड़ तोड़ करके जैसा भी हो कम से कम अपना अध्यक्ष बनाया जा सके, तो ये ज्यादा मतलब ज्यादा सुविधाजनक था कांग्रेस के लिए बनिस्बत की ये कि वो डायरेक्ट वोटिंग कराए। तो इसलिए सरकार जो है, अभी सरकार जो है अब ये जो है वो व्यवस्था को बदलने जा रही है, कांग्रेस वाली व्यवस्था को। राजन सिंह जी, एक बदलाव और सरकार इसमें कर रही है और वो बदलाव ये कि जैसे अभी तक अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो मसला था वो 2 साल के बाद लाया जाता था चुनने के बाद, अब सरकार उसको 4.5 साल कर रही है। मतलब 4.5 साल तो कहने के लिए कर दीजिए आप, 4.5 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाके आप क्या कर पाएंगे, क्योंकि वो तो 5-6 महीने उस अध्यक्ष को हटाने में लग जाएंगे, तब तक नए बॉडी के चुनाव होने लग जाएंगे। देखिए योगी जी, एक तो जो हमारे मित्र राज साहब कह रहे थे, पहले उसका जवाब दे दूं कि भाजपा जो है इसलिए कर रही है कि इनको आगे मतलब हमें फायदा हो। तो अभी भी हम तो फायदे में हैं। आप देख लीजिए कितने नगर निगम में भाजपा काबिज है और कितने में कांग्रेस है। तो बड़ी बात यह है कि, और दूसरा प्रश्न जो आपने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव, ये कहीं ना कहीं एक संवैधानिक रूप से हम देखते हैं कि नगरीय निकाय में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर पार्षदों की एक तरह से कहा जाए कि एक दबाव की पॉलिटिक्स उस पर हमेशा हावी रहती है कि भैया 2 साल हो गए, अगर आपने हमारी नहीं सुनी तो हम अविश्वास ले आएंगे। ये इंटरनल ज्यादातर जगह आप देखेंगे नगरीय निकाय में इस तरह की एक कहेंगे राजनीतिक ब्लैकमेलिंग चालू है। अगर सरकार ने इसको कहा है कि 4 साल या 4.5 साल करने का, तो उसके पीछे मंशा ये है कि अध्यक्ष अपना स्वतंत्र रूप से, जिसको एक बार अध्यक्ष चुन लिया गया है, वो उसके पास पावर रहे और उसके ऊपर जो प्रेशर पॉलिटिक्स है नहीं, पर वो मान लो उसके ऊपर उसके ऊपर भ्रष्टाचार कदाचरण के आरोप है। एक मिनट राजन सिंह जी, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने डायरेक्ट उसको दे दिया 4.5 साल का, अब मान लो उस पर भ्रष्टाचार या कदाचार या किसी दूसरे तरफ के आरोप हैं, तो वो 4.5 साल तो पक्के हैं ही उसकी, फिर हटा नहीं सकते उसको। नहीं, उसके अलावा शिकायतें होती, जांच के आधार पर उनको हटाया भी जाता है। अविश्वास के अलावा भी तो हटाए जाते हैं अध्यक्ष। नहीं, उसके लिए बड़ी एक लंबी प्रोसेस है। आप कह रहे हैं कदाचरण या कोई ऐसे आरोप, भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो कमिश्नर के पास शिकायत होती नगरीय निकाय में, वो जांच कराता है, उसके आधार पर भी उनको हटाया जा सकता है। उनके खिलाफ कई जगह हटाए भी हैं, आपके नॉलेज में है कि अभी राजन सिंह जी, अभी एक बड़ा चर्चित एक लाइन में बोल दूं फिर आप बोल देना बस। पाया जाता है एक लाइन राजन सिंह जी कहना है योगी जी, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो स्थानीय निकाय में प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें आप भी समझते हैं कि अध्यक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा है, या कई जगह कई तरह के आरोप लगते हैं कि भाई पार्षदों के दबाव में उसको गलत तरीके से काम करने के लिए दबाया जाता है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है इसका खात्मा होगा, ऐसा मेरा विश्वास। ठीक है। अभी हाल ही में जो डायरेक्ट इलेक्शन की अभी हम बात कर रहे थे कि जो राज भाई कह रहे थे कि ये तो सिर्फ बदलाव की बात है, ऐसा नहीं है। समय समय पर सरकार हर चीज की समीक्षा करती है, ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, और जो समस्याएं आती है उसके अनुरूप पूरा प्रशासनिक तंत्र और शासन और प्रशासन मिलकर निर्णय लेता है कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते। ठीक, तो ये एक प्रगतिवादी सोच रहती है हर जगह, ठीक है, वो स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, बात है। वो प्रगतिवादी सोच कभी अप्रगतिवादी हो जाती, कभी प्रगतिवादी हो जाती है। अभी एक अच्छा उदाहरण आया राजन सिंह जी सामने, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था शिवपुरी के आसपास का। अध्यक्ष को हटाने के लिए लोगों ने वहाँ एक मंदिर में जाके सौगंध खा ली कि हम इसको किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, और उसमें इतनी बड़ी पॉलिटिक्स शुमार हुई कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के नेता उसमें लग गए कि कैसे भी तरह इसको बचाया जाए। अब वहाँ पे सौगंध खाने का एक मतलब ये था कि या तो आपको दंड भुगतना होगा, और दंड भी बड़ा विचित्र था, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके चक्कर में इतना प्रेशर बढ़ा है कि अध्यक्ष जी को हटा दो, नहीं तो हम 7-8 जो पार्षद हैं या तो हम इस्तीफा दे देंगे या हमें वो दंड भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके के वाक्य भी देखने को मिलते थे जो बेतुके होते थे। खैर राहुल जी, एक बात ये है कि जैसे
चाहे प्रत्यक्ष लड़ा, आप खुद ने ही एक इस बात का जिक्र किया कि चाहे आप डायरेक्ट लड़ाएं चाहे आप इनडायरेक्ट लड़ाएं, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं जिसकी जिम्मेदारी निकायों की है उसकी चिंता करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बीजेपी को भी करनी चाहिए, ये कांग्रेस को भी करनी चाहिए। सवाल सिर्फ ये आ जाता है कि कई बार प्रत्यक्ष चुनाव में कोई आपके पार्टी के टिकट पर खड़ा हुआ और बीजेपी के पार्षद ज़्यादा जीत गए और आपका अध्यक्ष जीत गया, तो वहाँ भी दिक्कत आती है, वहाँ भी टसल की स्थिति बनती है। देखिए युवराज जी, ऐसा है, जो एक उदाहरण आपने दिया, मैं एक उदाहरण और देकर शुरुआत करता हूँ। ज्यादा दूर मत जाइए, विदिशा में जाइए, कितना ड्रामा इन्हीं भाजपा के इनके पार्षदों ने शिवराज सिंह जी के सामने किया। वहां पार्षद और अध्यक्ष ही नहीं बन रहे इन्हीं की पार्टी के अंदर, बहरहाल। और ये जो उन्होंने बदलाव किया है 4.5 साल का, वो भी इसलिए किया है कि इस प्रकार से जहां जहां इनके पार्षदों को दिक्कत है अध्यक्ष से, अभी क्या होता है कि भाई कोई भी मान लो, जैसे आपने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया, भ्रष्टाचार का उल्लेख करा, तो भाई एक दूसरे पार्षद को आप बना सकते हो अध्यक्ष, फिर तो आपको चुनाव ही कराना पड़ेगा। निरस्त करके डायरेक्ट वाली बात में कोई भ्रष्टाचार के जेल चला गया, ये कानून ला रहा है 30 दिन में अगर कुछ हो गया तो ये खुद ही उसके पीछे पड़े। दूसरा, मैं और आपको बताता हूँ इनका फोकस क्यों है इन ऑटोनोमस संस्थानों में, ये समझने की आवश्यकता है। ये है भ्रष्टाचार के अड्डे। ऑटोनोमस संस्था है, फंड आता है राज्य सरकार से, कई प्रकार की योजनाओं का पैसा इसमें चला जाता है। जैसे आप फिटकरी एक एलम होता है, जल प्रदाय में आता है, उसमें कंज्यूमेबल आइटम है, कितना ही बिल निकाल लो, कितना ही चाल दिया, कौन चेक करने जा रहा है? करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार होता है उसमें, नगर निगमों में, नगर निकाय में। दूसरा, स्ट्रीट लाइट की केबल जब चाहे बदल दो, बल्ब कब फ्यूज हो गए, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। कचरा गाड़ी, सैनिटेशन के नाम पे जो स्वच्छ भारत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क भ्रष्टाचार, ये इन सारी चीजों में जो चीजें हैं, इनसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, ये वो व्यापक भ्रष्टाचार, जन सुविधा में त्राही त्राही कर रही जनता, उस पर कोई ध्यान नहीं। मोहन यादव जी कुल मिला के ट्रांसपेरेंट और स्वच्छ प्रशासन ध्यान है, एक स्वच्छ प्रशासन है कि हम अपनी ख्याति कैसे बढ़ाएं। मैं केवल इनसे ये पूछ रहा हूं भाई साहब से, आप मुझे बताओ, मध्य प्रदेश ड्रग्स का हब बन रहा है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, अपन जवाब लेते हैं। राजन सिंह जी फिंगर भी रेस कर रहे हैं। जी राजन जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ राज भाई, आपने विदिशा का जिक्र किया और आपने कहा कि मध्य प्रदेश, अपन स्थानीय निकाय पे बात कर रहे हैं। आपको इस बात की आपने कभी शाबाशी नहीं दी? स्थानीय निकाय की कह रहा हूँ, गड्ढे नहीं भर रहा है आपके इंदौर के नाम पे बिल निकाल रहा है आप छोटी-छोटी निकाय में। नंबर 1 कितने जाके देखो तो सही, आपके हाल कर रखा है। तो पहले 10 लाख का बिल बन जाता था, अब 90,000 की फाइलें बना के पैसे निकाल रहे हैं आपके निकाय के। क्यों नहीं सुधर रहा विदिशा का हालात? तो केंद्र का मंत्री सांसद वहां है, जिस पार्टी से है, गड़े गड्ढे पानी नहीं भर रहे, बिल कैसे निकल रहा है? क्यों निकल रही तनख्वाह? कहाँ जा रहा है पैसा, वो ठेकेदारों का पेमेंट? इन सवालों का जवाब जनता को देना चाहिए आपको। अरे आप जाके देखो राज भाई, इंदौर में दिखाओ, चलो आप मेरे साथ जगह देखो, आज स्वच्छता 2-4 घंटे में आप पूरे समझ आओगे ऐसे आपको तो स्वच्छता भी बुरी लगती है और उसी में आपकी यात्राएं निकाल के शिवराज सिंह की ख्याति करने की बात करते हैं। ज्यादा दूर क्यों जा रहा है? भोपाल में सड़क धस गई थी न्यू मार्केट के पास, हमारे प्रवक्ता जाके बैठे थे वहां पे। प्रदेश में स्वच्छता का सर्वेक्षण, ग्वालियर में आपके शिवराज जी के महल के पूरी सड़क धस गई। निकाय में स्वच्छता व्यापक भ्रष्टाचार को जाकर देखो। आप ये नगरीय निकाय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक बात है। अभी ठीक है, मैंने दोनों की बात सुन ली। सुविधाएं दुरुस्त करने की बात करी, क्या चुनाव इंडायरेक्ट उसमें क्या ख्याति चाहिए आपको? ठीक बात, जनता त्राईमाम कर रही है। मेरी बात सुनिए, आपको ख्याति की पड़ी है, हमने ये बदल दिया वो बदल दिया। अरे अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए, दोनों बोल लिए आप। एक मिनट राहुल जी और राजन सिंह जी, आप एक मिनट राजन जी, ठीक बात, खुली चिट्ठी लिखी थी कि नहीं? ठीक है। आपकी सरकार के समय आपके ही सरकार के मंत्री रहते हुए उमंग सिंगार ने ठीक है मुख्यमंत्री पे खुलेआम खुला। अरे ये बहुत सारे तर्क, 15 महीने की सरकार राजन सिंह जी, 20 साल पहले से सरकार हमारी कांग्रेस की नहीं है। बिल्कुल, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप दोनों की बात डाउन करनी पड़ेगी। दोनों एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। असल में क्या है कि आप दोनों मेरे से इनडायरेक्ट जुड़े थे, अब जो डायरेक्ट जुड़े उनसे एक सवाल कर लूं मैं। कन्हैया जी देखिए, चिंता की बात तो दोनों कर रहे हैं, बिल्कुल कि साहब बिल्कुल जनता की सुविधाओं की बात करनी चाहिए, सड़क गड्ढे पानी सब की बात कर ली, लैंपों की भी बात कर ली, फिटकरी एलम की भी बात हो गई। तो वास्तव में ये हो पाता है क्या? और कोई भी आप चुन लो, आप कोई सी भी सरकार आए, डायरेक्ट चुन लो इनडायरेक्ट चुन लो, ये सनातन परंपरा है। बिल्कुल, ये तो मतलब समस्याएं और समाधान ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलते रहेगा। लेकिन ये वाली जो बात आई, राज्य सरकार जो ऐसा निर्णय अभी लेने जा रही है, हालांकि अभी आया नहीं है, अध्यादेश के माध्यम से अभी आएगा। अभी तो कैबिनेट में अभी निर्णय भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ सीएम साहब ने ऐसा कहा है कि हम ऐसा करेंगे, है ना। तो अगले कैबिनेट में वो अध्यादेश आएगा, फिर वो अध्यादेश के बाद में फिर वो लागू होगा, फिर वो
राज्यपाल का अप्रूवल होगा, फिर वो विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक आएगा, विधेयक आने के बाद में फिर राज्यपाल के पास में जाएगा, फिर उसका अप्रूवल होगा। साल भर की प्रोसेस प्रोसेस है, मतलब हाँ जी, है ना। लेकिन ये जो 4.5 साल और 4 साल वाली जो बात है, तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार ये करने जा रही है कि अब जो अध्यक्ष वगैरह है, तो इन पे जो दबिश वगैरह की जो पॉलिटिक्स होती थी वो लगभग उसको खत्म कर देगी। मतलब अविश्वास जो प्रस्ताव की हाँ, उसका संभावना मतलब कोई मतलब नहीं, 4.5 साल से क्या हाँ, मतलब जब नहीं? 4.5 साल का कार्यकाल यदि मतलब अध्यक्ष यदि गुजार चुका होगा तो उसके पास में वो 6 महीने के लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उससे 6 माह पहले तो मतलब चुनाव का प्रोसेस ही स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात ये कि ये जो सरकार ये जो निर्णय करने जा रही है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बीजेपी समर्थित जितनी भी बॉडीज हैं, मतलब चाहे वो नगर परिषद हो चाहे वो नगर पालिका हो, तो जो जानकारी निकल करके आती है तो उसमें कम से कम 25 से 30 से कम ज़्यादा ही ऐसी बॉडीज है जहां पर कि इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है और जहां पर अध्यक्ष के लिए जो है वो चैलेंज पैदा हो रहा है। ठीक बात, ताकि वो मतलब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ये आपने एक बहुत उसी को डोमिनेट करने के लिए, उसी चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि बहुत जगह से कंप्लेन आई थी सब चीजों को। ये आपने बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि होता यही है कि ये जो राजनीति मचती ना आपस की अध्यक्ष की पार्षदों की, उसके चक्कर में विकास के कार्य छूट जाते हैं। बहरहाल समय भी इतना ही था, लेकिन आपने बढ़िया तर्क रखे साहब, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने, और हमारे कन्हैया लोधी जी ने। आपका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।